नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम आपको ले चलेंगे उस रेतीले मैदान में जहां इतिहास ने करवट ली थी, जहां हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जंग लड़ी गई थी। 1971 की उस सर्द रात में लौंगेवाली की चौकी पर खड़े कुछ मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने वो कर दिखाया था जिसकी गूंज आज भी दुश्मन की रूह तक को हिला देती है। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जिसका नाम है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। एक ऐसा नाम जिसने संख्या बल को नहीं, संकल्प को ताकत बनाया। आज हम आपको सुनाएंगे लौंगेवाला की वो वीर गाथा जिसने 1971 की जंग का रुख ही मोड़ दिया था। और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उनके पुत्र हरदीप सिंह चांदपुरी, जो उस वीर गाथा के साक्षी और विरासत के वाहक हैं। हरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। थैंक यू वेरी मच, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है कि आज हम आपके जो पिता की वीर गाथा है वो हम आपके मुंह से सुनेंगे। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। जी, थैंक यू। हरदीप जी, मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल तो देखिए यही आता है, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था तो उस वक्त आपकी उम्र केवल 1 साल थी। तो आपने लौंगेवाला की कहानी कब और कैसे सुनी थी, वो भी अपने पिता के मुंह से? हाँ, वो बात जब भी होती थी लोग उनसे ज़्यादा बात करते थे। वो ऐसे ही वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो वो जब भी बात करते थे वो बताते थे। और उनके दोस्तों द्वारा जो फौजी उनके साथ लड़े थे वो भी हमारे घर रेगुलरली आया करते थे, वो बताते थे। और हम जब छोटे थे हमें सोचते थे कि इतने कम लोगों ने कैसे मुकाबला किया ना इतनी बड़ी फ़ौज का। और स्कूल में हम होते थे, अगर हम 1-2 हैं तो आगे 4-5 हैं तो हम डर जाते थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसी लड़ाई में, ऐसे हमले में, जो कि बहुत ही भारी हमला था, इसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा दुश्मन के फ़ौजी थे। एक टैंक रेजिमेंट थी जिसमें तकरीबन 45 से 50 टैंक हुआ करते हैं। तो इतना बड़ा हमला झेलने के लिए वो बताते थे कि कैसे मैंने अपने ट्रूप्स को मोटिवेट किया, कैसे मैंने उनको बताया कि देखिए आज मरना तो सबने एक दिन है ही, लड़कर मरेंगे तो लोग हमें शहीद कहेंगे, हमें बोलेंगे, हमारे नाम को आज तक याद रखेंगे। और अगर हम पीछे मुड़ेंगे, अपनी पीठ दिखाएंगे तो अपने देश का नाम बिल्कुल हम ख़राब कर देंगे। हम वो नहीं चाहते। मैं तो यहाँ मरने के लिए तैयार हूँ, आप भी मेरे साथ तैयार हैं तो यहाँ रहिए, अगर जाना है तो अभी चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता था, अब आपको ये हैरानी होगी कि पिछले उनकी जो लास्ट पब्लिक अपीयरेंस थी एक यूनिवर्सिटी में थी सोलन में, तो वहाँ पर उन्होंने स्टेज पर बताया, जो आज तक उन्होंने नहीं कभी किसी को बताया था, हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं मालूम था, कि मैंने अपने शू के अंदर एक लोडेड पिस्टल रखी हुई थी कि अगर बाई चांस अगर दुश्मन वो चढ़ाता है ऊपर, हमें कब्ज़ा कर लेता है, हमारे को बंदी बना लेता है, तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। कितनी बड़ी बात है। तो यही था जी। और ऊपर वाले ने बहुत बख्शिश करी और बड़ी कृपा करी, तो भी ये जंग जीती गई। और एयरफोर्स आई सुबह तो उन्होंने भी बहुत मदद करी, तो ये जंग तभी जीती गई। एक जो लाइन है उस पर बहुत सारी बातें आकर के टिक जाती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जो फैक्ट्स है वो बताते हैं हरदीप जी कि उस तरफ उस रात को 6000 से ज़्यादा सैनिक थे पाकिस्तान की तरफ से, और यहाँ पर हम तकरीबन केवल एक टुकड़ी थे, मुट्ठी भर 120 लोग। और सुबह तक हमें वायुसेना का इंतज़ार करना था कुछ कारणों से, और रात भर आपके पिता ने अपने ट्रूप्स के साथ उन हज़ारों सैनिकों को रोक करके रखा था। ये कैसे हो पाया था? ये देखिए जी, एक्चुअली बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब हमला हुआ, जब दुश्मन ने पोस्ट को घेर लिया, तब अप्रॉक्सीमेटली 92 लोग थे पोस्ट पर। 90 फौजी थे, 2 BSF के थे और 2 ऊँट थे वहाँ पर, कैमल थे। ये क्योंकि 30 लोग, अगर आपको मूवी में भी आपने देखा हो तो कैप्टन धर्मवीर के साथ बॉर्डर पर थे, जो उनको मॉनिटर कर रहे थे जब वो एंटर कर रहे थे भारत, हमारी सीमा को पार कर रहे थे। तो वो बाद में उन्होंने आकर फिर पोस्ट ज्वाइन करी थी। जब हमला हुआ तो सिर्फ 92 लोग थे। और दूसरी तरफ, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत भारी मात्रा में दुश्मन के फौजी थे, टैंक्स थे, और उनके साथ आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे, उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी थी उनके साथ।
सिविलियन लोग भी थे जो लूटपाट के लिए आए थे उनके साथ, कि जो जो शहर हम तबाह करेंगे हम उनको वहाँ से सामान भी लूट कर लेकर जाएंगे। तो बहुत भारी हमला था और उसमें कोई दो राय नहीं थी, एक ही रास्ता था, खड़ा ही होना पड़ता था, क्योंकि लोंगेवाला की इंपॉर्टेंस इसलिए थी कि लोग पूछते रहे कि वाई लोंगेवाला, दुश्मन कहीं और से भी आ सकता था। बिल्कुल। डेजर्ट की लड़ाई में दो चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं, उनमें से एक होती है पक्की सड़क और दूसरा होता है मीठा पानी, और लोंगेवाला में दोनों चीज़ें थी। लोंगेवाला में मीठा पानी भी था और वहाँ से पक्की रोड स्टार्ट होती थी। अगर दुश्मन पक्की रोड पर चढ़ जाता तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाना था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। और ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस फ़ौजी ने पाकिस्तान की तरफ से अटैक लीड किया, तो उसने वॉलंटियर किया था, उनका नाम था ब्रिगेडियर तारिक मीर। वो 65 की लड़ाई में इसी एरिया में एज अ मेजर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरा एरिया देखा हुआ, ये तो एक दिन की बात है, मैं तो रातों रात क्रॉस कर जाऊंगा, मैं तो जैसलमेर तक पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने वॉलंटियर किया और इस लड़ाई के बाद उस ब्रिगेडियर को और एक लेफ्टिनेंट जनरल को उनके आर्मी चीफ ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। उनको बोला था जाके डूब मरो, गो एंड ड्राउन योर सेल्फ। तो एक बहुत बड़ा हमला जो रोका गया हमारे फ़ौजियों के साथ और एयरफोर्स की मदद के साथ। वही कहते हैं कि ये हैमर और एनविल की कहानी है। जैसे एनविल के साथ हम किसी चीज़ को दबा के रखते हैं, ऊपर से हैमर मारते हैं। तो आर्मी ने सारी रात इनको एक जगह दबा के रखा, डरा के रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया, और सुबह एयरफोर्स ने आकर हैमर का काम किया। तो ये जॉइंट एग्जाम्पल है। और जब ये लड़ाई अखबारों में आई तो इंग्लैंड तक भी बात पहुँची। तो वहाँ के जो आर्मी चीफ थे 5 स्टार जनरल कार्वर, तो उनको पता चला। तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर वहाँ आकर देखना चाहता हूँ। तो वो खुद आए, बैटल साइट पर आए, और उन्होंने आकर सिर्फ एक ही चीज़ पूछी मेरे फादर से। उनको ये बोला कि बस ये बता दो कि इतना बड़ा हमला देखकर जो आपका सवाल था कि आपके मन में क्या आया। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे अपने ऊपर विश्वास था, अपने ट्रूप्स पर विश्वास था, ऊपर वाले की कृपा थी और अपने देश पर नाज था। और हमने कहा था कि जैसे भी करेंगे हम अपना झंडा नीचे नहीं होने देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये था जी। हरदीप जी, एक बड़ी चर्चित एक फिल्म है जिसमें कि पूर्व सांसद सनी देओल ने काम किया है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो किरदार है बॉर्डर फिल्म में वो आपके पिता के ऊपर पूरा आधारित था। और उसके बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो बहुत फेमस हुए। उसमें से जो एक डायलॉग है, मैं बस उसका थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी, लेकिन समझना चाहूँगी कि क्या सचमुच उनका प्लान था कि सुबह का नाश्ता जो है वो जैसलमेर में होगा, जो लंच है वो हम दिल्ली में करेंगे। आपके पिता ने कभी इस बारे में बताया? हाँ जी, वो था, पर फिल्मों में कई बार बातें बढ़ा चढ़ा कर भी बता दी जाती हैं। तो ये उनका प्लान था। उनका था ब्रेकफास्ट हम करेंगे लोंगेवाला में, अगला पोस्ट हम जाएंगे रामगढ़, और उससे फिर आगे और बढ़ जाएंगे, जैसलमेर की तरफ जाएंगे। तो ये उनका प्लान था। और ये सही बात है, सच्ची बात है कि ये इनको तो ऐसे पता नहीं चला। जब वो उनके टैंक्स वगैरह पकड़े गए तो उसके अंदर जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसके अंदर सारा लेड आउट था प्लान। और वो अपने साथ राशन भी लेकर आए थे, सूखा राशन। लड़ाई में बाकी तो राशन मिलता, उनके पास गुड़ और चने थे जी, जो आपको एनर्जाइज भी रखते हैं, आपको पेट भी भर देते हैं। तो वो उनके साथ रसद भी थी, उनके पास सारा सामान था। तो वो प्लान तो लंबा कर आए थे, क्योंकि इवेंचुअली उनका टारगेट ये था कि हम राजस्थान को अपने कब्जे में कर लेंगे, और उधर से जब बांग्लादेश को भारत ने छुड़वा दिया था तो हम ट्रेड करेंगे कि आप हमारा बांग्लादेश छोड़ दो, हम आपका राजस्थान का मेजर एरिया छोड़ देंगे। तो अभी ये बैटल बहुत ही डिसाइसिव बैटल मानी जाती है 1971 की। और एक ब्रिटेन से किताब छपी है कि 100 बैटल्स दैट चेंज द वर्ल्ड। तो उसमें तकरीबन अलेक्जेंडर से 326 BC से लेकर तो कोई 1900 तकरीबन 2005 तक की बैटल्स कवर करी हैं उसने। तो उसमें 3 बैटल्स का नाम है, 100 बैटल्स में से इंडिया की सिर्फ 3 हैं। एक है वर्ल्ड वॉर की बैटल फॉर कोहिमा, जो वर्ल्ड वॉर 2 में ईस्टर्न सेक्टर में लड़ी गई, और उससे पहले एक पानीपत की बैटल का नाम है, और तीसरा बैटल ऑफ लोंगेवाला का नाम है उसके अंदर। तो ये वर्ल्ड लेवल पर भी और ब्रिटिश वॉर स्कूल में ये बैटल के बारे में पढ़ाया जाता है। हमने सुना है कि जब फिल्म की शूटिंग या फिर उसके दौरान सनी देओल खुद गए थे आपके फादर से, उन्होंने मुलाकात की थी और कई बातें उन्होंने पूछा था। तो वो एक एक्सपीरियंस अगर आप हमें बताना चाहें कि क्या उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया उस फिल्म के लिए जो निर्धारित की थी, या फिर आपको सचमुच उनकी झलक उस रोल में, उस किरदार में दिखी हो? हाँ जी, वो उससे पहले थोड़ा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है। एक्चुअली जो डायरेक्टर थे JP दत्ता जी, फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने डायरेक्ट करी फिल्म, उनके रियल ब्रदर एयरफोर्स में पायलट थे जी। और जिस मॉर्निंग में जब लोंगेवाला पर एयरफोर्स वाले आए दुश्मन को भगाने के लिए, तो ही वॉज वन ऑफ दोज पायलट्स।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीपक दत्ता था उनका नाम। इंटरेस्टिंग जी। तो वो उसमें लड़ाई में थे। तो कहते जब वो छुट्टी में आए तो कहते मैं तब कॉलेज में पढ़ता था, तो हम खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इस लड़ाई में हम गए, तो सारी रात एक छोटी सी टुकड़ी ने इतना बड़ा हमला रोक के रखा कि हम खुद हैरान हो गए कि इन्होंने करा कैसे। तो कहते वो बात मेरे माइंड में टिक गई कहीं ना कहीं, और मैंने सोचा उस समय, कहते मैंने सोचा नहीं था कभी मैं फिल्म बनाऊंगा, मगर दैट स्टोरी स्टक इन हिज हेड। तो उन्होंने कहा कि जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने ये फिल्म बनाई, अपने पैसे से बनाई। और उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किलों का सामना किया उन्होंने फाइनेंशियली, क्योंकि सपोर्ट नहीं आ रही थी, मगर वो फिल्म बहुत ज़्यादा चली। और सनी देओल, देखिए कितनी बड़ी प्रेरणा थे आपके पिता कि एक बहुत बड़ा, एक अच्छा किरदार जो है वो देश के सामने निकल करके आया, और हम कुलदीप सिंह चांदपुरी को इतने करीब से हम जान पाए। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उनके बारे में, आइए अब हम आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन वो कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए। हरदीप जी, आपने सुना कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही है आपके पिता को लेकर के, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो जी पहले उनको शुक्रिया अदा करता हूँ अपने परिवार की तरफ से, और अभी भी जब बात करते हैं, हम सुनते हैं, तो अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जाकर हमारे पिताजी को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर, जैसे आपने सुना है कि उनका नाम कुलदीप नहीं होना चाहिए था, एक परिवार के वो कुलदीपक नहीं थे बल्कि पूरे देश के लिए थे, तो उनका नाम राष्ट्रदीप होना चाहिए था। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, और उन्होंने जो वहाँ पर बात कही, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी प्रेरित होंगे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना या नेवी में या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं प्रधानमंत्री। देश के रक्षा मंत्री भी गए थे जी, वो अभी पिछले तकरीबन कुछ समय पहले वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने लोंगेवाला में एक हॉल उन्होंने डेडिकेट किया है मेरे फादर के नाम पर, चांदपुरी हॉल है उसका नाम। और उससे पहले तकरीबन 3 साल पहले वहाँ पर एक स्टैचू भी, जैसलमेर कंटोनमेंट जैसे आप एंटर करते हैं तो उससे तकरीबन 10 कदम पर उन्होंने एक स्टैचू भी आर्मी वालों ने वहाँ पर डेडिकेट किया है। तो ये सारी इज़्ज़त है जी, सब कुछ हमने तो कुछ नहीं करा, मगर उन्हीं के कारण हमें इज्जत मिलती है। नहीं, उन्होंने जो देश के प्रति किया है उसके लिए हम आभारी हैं। नहीं जी, वो तो कुलदीप सिंह चांदपुरी के प्रति पूरे देशवासी जो है वो आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने सचमुच जो किया था। हम बार बार कहते हैं कि नक्शा पलट दिया, अगर वो रात तय नहीं होती तो आज देश का नक्शा ही कुछ ऐसा नहीं और होता। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक फंक्शन में अडवाणी जी ने भी कहा था कि उस लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने कभी हिम्मत नहीं करी कि सामने से हमला करे। जब भी वो वार करता है, पीछे से करता है, प्रॉक्सी वॉर करता है, टेररिस्ट के कारण हमारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो तब से उन्होंने हमला करने की, सामने से हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई। कारगिल में भी उन्होंने छुप छाप के हमला करा था। तो ये है जी, बाकी तो ऊपर वाले की बख्शिश है, ऊपर वाले की कृपा है और देश का प्यार है। जब मेरे फादर
उनको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वो कनाडा में थे तब। तो उनकी हालत नहीं थी कि उनको इंडिया ला सकें हम। तो डॉक्टर्स ने कहा, तो मैं इंडिया में था तो मेरा भाई वहाँ पर था जो कनाडा, तो उन्होंने पास बुलाया। उनके कान में बड़ा आहिस्ता से बोलेगा, बोल नहीं पाते थे, कहते हैं मेरे को यहाँ मत मरने देना। तो जब क्या बात करते हैं तो वो एयरपोर्ट से हम लेकर आए, उनको व्हीलचेयर पे आए वो, तो उन्होंने, हमने नमस्ते वगैरह करी, हमने देखा नहीं, उन्होंने पहले आकर धरती माँ को माथा टेका और आने के तकरीबन 10-15 दिन बाद ही पास्ट हुए। हरदीप जी, एक और जो बातें हमने सुनी है उनके बारे में कि जो उस वक्त युद्ध में उनके साथ थे, उनके जो साथी थे वो आज भी हैं, और अब उनका जो एक जज्बा है वो अलग तरीके का है। उनसे जब आपकी बातचीत होती है तो क्या कहते हैं वो आपके उनके बारे में आज? वो कहते हम तो हमारी 6-6, 8-8 महीने की नौकरियाँ हुई थी जब हम लड़ाई में चले गए थे, नए नए भर्ती हुए थे हम, और कहते हम तो बिल्कुल अनजान थे। कहते पर साहब ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी कि हम तो उन्हीं के होकर रह गए। वो ये कहते थे कि हमारा साहब बोलते थे, उनको कभी ना उन्होंने मेजर साहब बोला, ना ब्रिगेडियर साहब बोला, कभी नहीं बोला, सिर्फ हमारा साहब बोलते थे। पंजाबी में साडा साहब बोलते थे, साडा मीन्स हमारा इन पंजाबी, तो साडा साहब। और वो कहते थे कि साडा साहब अपना खाना लेकर हमारे साथ बैठकर खाना खाता था और कंपेयर करता था कि मी बीइंग एन ऑफिसर कहीं मुझे बढ़िया खाना तो नहीं दे रहे और मेरे जवानों को पानी वाली दाल खिला रहे हों। तो कहते हम क्यों ना उनके साथ खड़े होते, छुट्टी के लिए कभी ना नहीं करी, कोई चीज़ चाहिए कभी ना नहीं करी। तो उनका अटैचमेंट थी, लड़ाई के बाद भी आज तक जब भी वो रहे हैं तब तक हमारे घर में एक कमरा बना हुआ है अलग, उसमें कूलर भी लगा हुआ है, फ़ैन है, सब कुछ है, अटैच वॉशरूम है सबकी। कोई भी आता है तो रात हमारे पास ही रुक के जाता है, उनके साथ टेबल पर बैठ के खाना खाता था। इसलिए कहते हैं रैंक्स सिर्फ सर्विस में होते हैं, उसके बाद हम सारे फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, एक बराबर हैं हम। हरदीप जी, जिस तरीके से उन्होंने उस रात उस युद्ध को लीड किया था, एक बेटे होने के नाते आपने उनकी क्या छवि अपने मन में बना रखी है, कि क्या भावना आपने बना रखी है? एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़, एक मोटिवेशन, दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना लोगों को कैसे अपने साथ रखना, अपने से छोटे की कैसे इज़्ज़त करनी, वो हमने सीखा। मैंने उनको ये देखा, खाना खाते हुए भी उन्होंने खाना छोड़ दिया कि नहीं यार, बाहर हमारे एक फ़ौजी जो मारा गया था उसकी फैमिली आई है, तो मैंने उनका काम कराना सैनिक वेलफेयर ऑफिसर ऑफिस में, वहाँ चले जाता हूँ, खाना मैं आकर खा लेता हूँ, क्योंकि ऑफिस बंद ना हो जाए। तो ये बेचारे इतने दूर से गाँव से आए हैं, अपनी गाड़ी में बैठाकर उनको जो काम कराना था वो कराकर उनको बस स्टैंड छोड़कर या घर खाना खिलाकर उनको भेजते थे। ये जो मैंने एक रिस्पेक्ट देखी है फॉर द लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, या उन लोगों के साथ जो उनके जूनियर्स थे उनको। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। उनके फ्यूनरल के तीसरे दिन एक मेल और एक फीमेल हमारे घर एंटर करे रीत के साथ। तो हमने उनको लेकर गए, उनको रीत फ़ोटो के आगे चढ़ाई। तो मैंने उनको पूछा, जी मैं क्या आप आर्मी में से हैं? कहते नहीं। मैं क्या आप कहाँ से आए हो? कहते हम बेल्जियम से आए हैं। तो मैंने कहा कि बेल्जियम, मुझे इतना मालूम है मेरे फादर तकरीबन 32-33 कंट्रीज़ घूमे थे, तो उन्होंने बेल्जियम तो कभी नहीं गए। कहते हम उनको मिले नहीं कभी। मैं कहा फिर कैसे? कहते जब हमें पता चला कि वो स्वर्गवास हो गया है, तो हमारी एनआरआई कम्युनिटी ने वहाँ पर मीटिंग करी। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रधान थे कि 2 वॉलंटियर्स जो इंडिया जाना चाहते हों, हम उनको टिकट देंगे, वो जाओ अपने उनके घर जाओ, हम मत्था टेक कर आओ, फ़ोटो खिंचा कर आओ और वापस आ जाओ। कहते हम कल दिल्ली पहुँचे थे, आज आपके पास हैं, कल रुकेंगे, परसों हम फिर वापस बेल्जियम चले जाएंगे। सिर्फ इसी के लिए आए, हम नहीं जानते कौन थे वो, आज तक नहीं पता कौन है वो, सिर्फ उन्होंने फ़ोटो हमारे साथ खिंचवाई एंड दैट्स इट। तो उनका प्यार, लोग उनको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हम जब जाते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि हम तो किसी लायक नहीं हैं, जो हैं उन्हीं के कारण हमें इतनी इज़्ज़त मिलती है। आपने हमें बुलाया, हमें इज़्ज़त दे रहे हो, इतना आपका स्टाफ इतनी इज़्ज़त देता है, तो उसके लिए सिर्फ उन्हीं के कारण है। हरदीप जी, ये तो बात रही कि लौंगेवाला हमने जीत लिया, कैसे जीता वो भी बातें आ गई। कभी एक पुत्र और उनके पिता जब बैठे हो तो आपने उनसे पूछा कि अच्छा, आप जो भी उनको पुकारते होंगे जी, कि अगर हम उस दिन ये युद्ध नहीं जीतते तब क्या होता, क्या निर्णय होता? क्या उन्होंने इसको कभी पोर्ट्रे करके आपको बताया कि अगर वो रात नहीं होती, अगर हम जीतते नहीं, जो दुश्मन था वो आ जाता, तो क्या हालात होते? कभी बात हुई ऐसी? हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो में ये होता कि दुश्मन ओवररन कर लेता, पोस्ट बंदी बना लेता, या मारे जाते हमारे फौजी, या फिर पीठ दिखाकर वापस आ जाते थे। कहते मेरे लिए दोनों चीज़ें मंजूर नहीं थी।
मेरे ये नहीं था कि मैं पीठ दिखाऊं, हो नहीं सकता। देश के लिए अपने देश का नाम नीचे गिराऊं, हो नहीं सकता। तो मैंने सामने खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करने की ठानी थी और यही मैंने सोचा था कि अगर दुश्मन ओवररन कर लेता तो मैं शायद आपके सामने आज ना बैठा होता। यू वुड हैव बीन माई ओनली सन। और मैंने अपने आप को गोली मारकर आई वुड हैव किल्ड माई सेल्फ कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनना चाहता था दुश्मन मुल्क का। अब कितनी बड़ी ये सीख आप पाकिस्तान के लिए मानते हैं? पाकिस्तान के लिए तो यही है जी कि उनके सामने ही है सारा कुछ। इतना बड़ा हमला कर फिर भी नहीं कुछ कर पाए तो उनको बोलो कि सर बॉर्डर के उस पार ही रहें, अपने आप को, अपने देश को देखते रहें, हमारी तरफ आंख भी उठा कर ना देखें, क्योंकि इस देश में एक कुलदीप चांदपुरी नहीं है, पूरा बॉर्डर भरा हुआ है हर प्रकार के कुलदीप चांदपुरी जैसे और भी वीर लोगों के साथ। और हमारे दुश्मन को मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश की तरफ ऊंची आंख कर भी न देखना चाहिए उनको। हरदीप जी, देखा जाए तो पूरी टीम, मतलब उनकी जो पूरी ट्रूप्स थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके रेजिमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप सिंह चांदपुरी एक इज्जत है उस रेजिमेंट के लिए। बहुत बड़ा जी, इसमें आर्मी में एक बैटल ऑनर मिलता है। जो आप एक बड़ी लड़ाई जीतते हो तो उस बैटल के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। तो 23 पंजाब रेजिमेंट थी, अल्फ़ा कंपनी थी, और उसमें लौंगेवाला बैटल ऑनर दिया गया है पंजाब रेजिमेंट को। जब तक दुनिया रहेगी तब तक लौंगेवाला का नाम 23 पंजाब के साथ लिया जाएगा। और आज भी हमें आर्मी बुलाती है, हम जाते हैं इस फंक्शन में, जहाँ पर भी हमें बुलाते हैं, और रेजिमेंट बहुत इज़्ज़त देती है। उनके नाम के साथ कई अवार्ड्स भी उन्होंने स्टार्ट करे हुए। जैसलमेर में कोई कह रहा था कि वहाँ पर कोई एक स्टेडियम भी बन रहा है, तो शायद वो स्टेडियम का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखें। तो बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार से उनको याद करते हैं, और पुराने अफसर मिलते हैं तो वो भी बहुत प्यार से याद करते हैं उनको, और उन्हीं के कारण हमें भी लोग इज़्ज़त देते हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी तक का सफ़र और महावीर चक्र, हाँ जी, एक बहुत बड़ा सफ़र है। इसको पूरा परिवार कैसे देखता है? इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज़ादी से लेकर आज तक हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है जिसके पास 4 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। गैलेंट्री अवार्ड, जिसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र, ये 3 अवार्ड वो हैं जो कि दुश्मन के सामने जो लड़ाई करता है उसी को मिलते हैं। अगर हमारा कोई फ़ौजी कश्मीर में या देश में कुछ आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनको इन तीनों में से नहीं मिलेगा कुछ, इनके इक्विवेलेंट हैं जो वो मिलेंगे। अशोक चक्र मिल जाएगा, शौर्य चक्र मिल जाएगा, कीर्ति चक्र मिल जाएगा, वो है। तो ये तीनों इन द फेस ऑफ द एनिमी होते हैं, कि बाहर से जो आक्रमण कर रहा है उनको मिलता है। तो हमारे परिवार में मेरे फादर को महावीर चक्र मिला, उनके 2 चाचा थे जो दोनों एयरफोर्स में थे, उन दोनों को वीर चक्र मिला, और हमारे एक और रिलेटिव थे उनको भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आवर्स इज द ओनली फैमिली इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, क्या बात है, सिंस इंडिपेंडेंस, जिनके पास 4 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। क्या बात है। तो ये सफ़र बहुत अच्छा था। वो तो ये कहते थे कि सरकार ने और भगवान ने जितना डिज़र्व करते थे उससे ज़्यादा ही दिया, और उसी के कारण उनको अभी भी आज भी लोग उतना ही याद करते हैं, शायद ज़्यादा ही याद करते हों जब वो जीवित थे, और आगे भी उनको याद करते रहेंगे। हरदीप जी, कुलदीप सिंह चांदपुरी जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए, जिस भावना के साथ में काम किया, अगर आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश अगर आपको देना है या फिर अपनी बात अगर रखनी है तो आप किन शब्दों में रखेंगे? मैं जब भी आर्मी कंटोनमेंट्स में भी बुलाते हैं, हम तो, हमारा बचपन आर्मी कंटोनमेंट्स में ही रहा है, मगर अब जब जाकर हम देखते हैं कि कितनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं सरकार ने, कितना फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, जवान्स के लिए, सब कुछ, इतना कुछ है जो पहले नहीं हुआ करता था, वो अब है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर पैसे कमाने हैं तो आप बिज़नेस करिए या सिविल में कोई नौकरी करिए। अगर आपने पैसों के साथ इज़्ज़त भी कमानी है तो डिफेंस सर्विसेज से बढ़िया नौकरी कहीं नहीं है, और आप जाइए, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, रिस्पेक्ट, ऑनर, सब कुछ मिलेगा, और सिर्फ आपको ये आर्म्ड फोर्सेस में ही मिल सकता है। यही मेरा संदेश है। ड्रग्स से दूर रहिए, नशों से दूर रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, सबसे पहले देश, उसके बाद सब कुछ। हरदीप जी, कुछ तस्वीरें हैं, जब भी आप लौंगेवाला अगर हम सर्च करते हैं तो एक तो तस्वीर में हम देखते हैं कि टैंक पे ट्रूप्स चढ़ा हुआ है और वो सेलिब्रेशन के मूड में है, और एक खास तरीके का जो है वो वहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। इस तस्वीर के पीछे की जो सच्चाई है आप हमें आज बताएंगे क्या, कि वो अगर आपने पूछा होगा अपने पिता से कि क्या हुआ था उस समय? उस समय था कि
71 वॉर की 2 तस्वीरें बहुत फेमस हुई। एक तो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हैं जनरल नियाजी से, वो फेमस हुई पिक्चर, और दूसरी 1971 वॉर की लौंगेवाला की, टैंक के ऊपर भंगड़ा डाल रहे हैं हमारे ट्रूप्स। तो वो एक इम्प्रॉम्प्टू मोमेंट था, उसमें कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। वो अपना कोई ड्रम बजा रहा है, कोई डफली तो थी नहीं वहाँ पर, कौन सा कुछ होगा, तो टीन पर ड्रम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो खुद ही वो अपना वहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया था। जी। मेरे फादर बताते हैं कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं भी नीचे, जब आप फोटो में देखोगे तो उसमें मेरे फादर खड़े हुए हैं विद द बैक टुवर्ड्स द कैमरा। तो उन्होंने कहा, आप देखोगे फ़ोटो के साथ एक और फौजी बैठा हुआ, उसके पास एक वायरलेस और बड़ा लंबा सा एंटीना लगा हुआ है। तो कहते हैं मेरे को उसने बोला कि साहब मेरे को वहाँ से ना कोई साउंड्स आ रही हैं बॉर्डर के पार से, तो देखो चेक करो साहब। कहते हैं मैं खड़ा हो गया, मैं देख रहा था कि कहीं वहाँ पर दुश्मन वापस तो नहीं आ रहा कहीं, कि मेरे को अपना जब मिट्टी वगैरह उड़ेगी धूल से मुझे एक अंदाज़ा हो जाए। तो कहते हैं मैं तब खड़ा था। तो कहते हमें तो मालूम भी नहीं कि फ़ोटो लीक कब गई। कहते हैं हम तो बाद में देखी जब फ़ोटो सामने छप कर आई। तो एक बड़ी आइकॉनिक फ़ोटो है और हमारे लिए बहुत प्रिय है और पूरे देश के लिए बहुत प्रिय है। और यही था, उसके आगे कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट इम्प्रॉम्प्टू मोमेंट था। और वो लगता ऐसे है जैसे पोस्ट की गई है, फोटोग्राफर की कला है जिसने उन्होंने खींची जिस तरीके से। तो यही है, मगर बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं फोटो को। एक और पल है जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी बातचीत हुई होगी आपके पिता से, कि जब इस लड़ाई में एयरफोर्स की एंट्री होती है तो वो पल भारतीय सेना के लिए कितना खुशी से भरा हुआ पल था। बहुत बड़ा पल था जी। और सारी रात, क्योंकि अब होना पता क्या था, मॉर्निंग में जब दिन चढ़ जाना था तो दुश्मन को पता चल जाना था ये तो कुछ ही लोग हैं। तो मॉर्निंग का वो पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था। एयरफोर्स ने जैसे ही अपना सूरज निकलना शुरू हुआ तभी उन्होंने उड़ान भरी और हमला कर दिया। और वो कहते हैं कि हमने तो देखते थे, और दुश्मन को उन्होंने भगा कर मारा, जैसे बोलते हैं ना एयरफोर्स वालों ने। टैंक भागता था, एक फ़ोटोग्राफ भी है, कहीं आपको नेट पर भी मिल जाएगी। तो उन्होंने ऊपर से एयरफोर्स वालों ने फ़ोटो खींची हुई है टैंक ट्रैक्स की। वो ऐसे लगता है कि जैसे बस ऐसे भगदड़ में भागे हुए हैं, टैंक्स निशान छोड़े हुए हैं अपने। एक पूरा नीचे एक पजल्स टाइप बना हुआ है और वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि दुश्मन को भगा कर जैसे बोलते हैं ना मारा। और एक पाकिस्तानी उनकी वायरलेस भी टैप करी गई थी भारत वालों ने। तो उसमें वो बोलते हैं कि साहब पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जहाज़ जाते हैं, 2 फिर आ जाते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि उनको पता नहीं लग रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या है। हरदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपने जिस तरीके से हमें बताया है तो हमें एक बारगी हमें, और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो लगता है कि हम और सुनते हैं आपसे, और देश के सामने, हमारे युवाओं के सामने आना चाहिए कि आखिर कुलदीप सिंह चांदपुरी कौन थे। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब दुश्मन शायद ऐसी हिम्मत ना करे, क्योंकि बॉर्डर पे कोई एक कुलदीप सिंह चांदपुरी नहीं है, देश के लिए कई कुलदीप सिंह चांदपुरी तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें समय दिया है इसके लिए। थैंक यू जी। लौंगेवाला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो भारत के साहस और संकल्प की पहचान थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके जवानों ने साबित कर दिया कि जब हौसला हो तो इतिहास भी बदल जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।